बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी सबसे लंबी राजनीतिक रणनीति पर काम कर रही है। अगर भारत की राजनीति को नक्शे पर देखा जाए तो एक दिलचस्प तस्वीर यह दिखाई देती है कि उत्तर भारत, पश्चिम भारत और कई मध्य भारतीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुकी है। लेकिन जैसे ही नजर दक्षिण भारत की ओर जाती है तो तस्वीर थोड़ा बदल जाती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा अभी भी अपनी अस्थायी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश कर रही है और उन्हीं राज्यों में सबसे अहम राज्य आता है तमिलनाडु। दिल्ली की राजनीति को समझने वाले लोग कहते हैं कि अगर भाजपा को सच में पूरे भारत में अस्थायी राजनीतिक प्रभाव बनाना है तो दक्षिण भारत में मजबूत उपस्थिति जरूरी है। तमिलनाडु की राजनीति बाकी राज्यों से काफी अलग रही है। यहाँ की सत्ता पिछले कई दशकों से लगभग दो क्षेत्रीय दलों के बीच घूमती रही है, जिसमें डीएमके और एआईएडीएमके। इन दोनों दलों ने सिर्फ चुनाव ही नहीं जीते बल्कि राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीति पर भी गहरी पकड़ बनाई है। इसी कारण भाजपा के भीतर धीरे धीरे यह समझ बनी हुई है कि तमिलनाडु में अचानक चुनाव जीतने की कोशिश करना शायद काम नहीं करेगा। यहाँ राजनीति की जमीन अलग है, इसीलिए रणनीति भी अलग होनी चाहिए। यहीं से भाजपा ने एक अलग रास्ता चुना। पार्टी ने जल्दी सत्ता हासिल करने की बजाय राज्य की रणनीति को समझने और अपना संगठन मजबूत करने की रणनीति को अपनाया है। पिछले करीब 10 वर्षों में भाजपा ने तमिलनाडु में अपने कैडर नेटवर्क को लगातार बढ़ाने पर काम किया है। पहले जहां पार्टी की मौजूदगी मुख्य रूप से कुछ शहरों तक ही सीमित मानी जाती थे, अब वही कई जिलों में स्थानीय संगठन सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। लेकिन सिर्फ संगठन से राजनीति नहीं बदलती है। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो राज्य की राजनीतिक भाषा को समझ सके, लगातार सक्रिय रहे और मीडिया में भी चर्चा का केंद्र बने रहे। इसी समय में एक नाम तेजी से सामने आया है जिसका नाम है के अन्नामलाई। अन्नामलाई का तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष बनना सिर्फ एक संगठन के तौर पर फैसला नहीं था, इसे पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा माना गया है। अन्नामलाई ने राजनीति में आते ही खुद को आक्रामक शैली के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिले में यात्राएं की, सोशल मीडिया के माध्यम से युवा वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन भाजपा की रणनीति केवल एक नेता पर आधारित नहीं होती है, पार्टी की योजना कई स्तरों पर काम करती है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से द्रविड़ विचारधारा के प्रभाव में बनी रही है। इस राजनीति में सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों की भूमिका और क्षेत्रीय पहचान को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन भाजपा के कुछ रणनीतिकार मानते हैं कि राज्य के भीतर कई ऐसे सामाजिक समूह भी है जिन्हें लगता है कि उनकी राजनीति आवाज पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। इसी वजह से पार्टी ने इन समूहों के बीच धीरे धीरे अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही भाजपा ने सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों को सावधानी से उठाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु हजारों प्राचीन मंदिरों और धार्मिक परंपराओं की भूमि रहा है। मंदिर प्रशासन और धार्मिक संस्थानों से जुड़े मुद्दे पर कई बार राजनीति चर्चा का हिस्सा बनते रहे हैं। भाजपा की कोशिश यह रही है कि इन मुद्दों को सांस्कृतिक पहचान के रूप में सामने लाया जाए। हालांकि इस रणनीति में सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तमिलनाडु का समाज धार्मिक राजनीति के सवाल पर काफी संवेदनशील माना जाता है। भाजपा यहाँ अपने राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरह से उसी रूप में लागू करने की कोशिश नहीं करती है जैसे वो उत्तर भारत में दिखाई देती है। तमिलनाडु की राजनीति में स्थानीय पहचान और भाषा का बहुत महत्व है, इसीलिए पार्टी कई बार सार्वजनिक मंचों से तमिल भाषा और संस्कृति के सम्मान की बात भी करती रहती है। इसके साथ ही भाजपा ने कई वर्षों तक राज्य में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की राजनीति भी की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी दल है एआईएडीएमके। इस गठबंधन के जरिए भाजपा ने धीरे धीरे राज्य की राजनीति में अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश की है। लेकिन हाल ही के वर्षों में पार्टी के अंदर एक नई सोच भी दिखाई देने लगी है। कई नेताओं का मानना है कि अगर भाजपा को भविष्य में तमिलनाडु में मजबूत बनना है तो उसे धीरे धीरे अपनी स्वतंत्र राजनीति पहचान भी बनानी होगी। इसी वजह से कई बार भाजपा और एआईएडीएमके के बीच दूरी भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ पार्टी युवा राजनीति पर विशेष ध्यान दे रही है। भाजपा का मानना है कि तमिलनाडु की नई पीढ़ी पुराने राजनीतिक ढांचे से अलग सोच सकती है, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल अभियान और छात्र राजनीति के जरिए युवाओं तक पहुंचने की कोशिश लगातार बढ़ाई गई है। लेकिन इस पूरी रणनीति के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों के पास दशकों से बना हुआ मजबूत संगठन है। उनका अस्थायी वोट बैंक भी है और गांव से लेकर शहर तक उनका राजनीतिक नेटवर्क भी है। इसके अलावा भाषा और सांस्कृतिक पहचान का सवाल भी यहाँ की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
फिर भी भाजपा की रणनीति साफ दिखाई देती है। पार्टी इस राज्य में तुरंत सत्ता हासिल करने की बजाय धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे लंबी दूरी की राजनीति कहते हैं, यानी आने वाले वर्षों में संगठन, सामाजिक आधार और नेतृत्व को मजबूत करके पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। अगर यह रणनीति सफल होती है तो भविष्य में तमिलनाडु की राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। आज यहाँ मुकाबला मुख्य रूप से दो दलों के बीच में होता है, वही आने वाले समय में तीसरी राजनीतिक ताकत भी उभर सकती है और शायद यही तमिलनाडु में भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी और लंबी राजनीति मानी जा रही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या भाजपा तमिलनाडु में अपना संगठन मजबूत कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।